हेलो गाइस, मैं हूं निधि शर्मा और एनसीईआरटी समरी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम क्लास 11th का हमारा चैप्टर 5 है द एलिंग प्लैनेट द ग्रीन मूवमेंट रोल, जो कि नानी पालकीवाला ने लिखा है। तो आज हम इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा चैप्टर है द एलिंग प्लैनेट। एलिंग मीन्स बीमार ग्रह। ये बीमार ग्रह किसके लिए यूज़ हुआ है? हमारी पृथ्वी के लिए। और पृथ्वी पे क्या चल रहा था? द ग्रीन मूवमेंट रोल। ग्रीन मूवमेंट रोल था, तो उनके बारे में ही इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है। तो देखते हैं वो क्या था। वन कैन नॉट रिकॉल एनी मोमेंट इन वर्ल्ड हिस्ट्री विच हैज़ ग्रिप द इमेजिनेशन ऑफ द एंटायर ह्यूमन रेस सो कम्प्लीटली एंड सो रैपिडली एज द ग्रीन मूवमेंट विच स्टार्टेड नियरली 25 ईयर्स एगो। तो नानी पालकीवाला बोलते हैं कि किसी को भी इस वर्ल्ड हिस्ट्री में, संसार के इतिहास में किसी को भी ऐसा कोई भी मोमेंट याद नहीं है जिसने इतनी तेज़ी से ग्रिप किया है पूरी की पूरी ह्यूमन रेस को इतनी तेज़ी से। और वो केवल एक ही मोमेंट था जो कि कौन सा था? ग्रीन मूवमेंट था, जो कि लगभग 25 ईयर्स पहले अर्थ पे स्टार्ट हुआ था। तो वो नानी पालकीवाला ऐसा बोलते हैं कि इस पृथ्वी पे और ऐसा कोई मोमेंट याद नहीं किया जाता जिसने इतनी अच्छी तरह से ह्यूमन बींग्स को ग्रिप किया हुआ था जितना कि जो ग्रीन मूवमेंट चला था 25 ईयर्स पहले, जितना कि उसने किया था। In 1972, the world's first nationwide green party was founded in New Zealand. अब 1972 की बात है जब एक पार्टी बनाई गई थी वहाँ पे, जो कि ग्रीन पार्टी थी न्यूजीलैंड में। सिंस देन, तब से द मूवमेंट हैज़ नॉट लुक्ड बैक। और उस टाइम से लेके 1972 में वो पार्टी फॉर्म हुई है, तो तब से लेके अब तक उस पार्टी ने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। जैसे वो ग्रो ही करती जा रही है। और वो किसको है? वो हमारे जैसे हमारी अर्थ पे कैसे जागरूक करते हैं लोगों को अपने एनवायरनमेंट के बारे में, वो इस चीज़ को लेकर थी। वी हैव शिफ्टेड वन होप्स irrevocably from the mechanistic view to a holistic and ecological view of the world। अब ये जो व्यू था, अब जो ये मूवमेंट चला है, इस मूवमेंट से, इस आंदोलन से क्या हुआ है? लोगों के जो विचार थे कि वो पृथ्वी को एक मैकेनिस्टिक व्यू से यूज़ कर रहे थे, वो उसको छोड़ के वो उसको एक इकोलॉजिकल व्यू की तरह यूज़ करने लगे हैं। पहले जैसे वो मैकेनिकली यूज़ कर रहे थे पृथ्वी को, लेकिन अब जो लोग हैं वो बिल्कुल समग्र, पूरी तरह से पृथ्वी के हर पार्ट को अच्छी तरह से यूज़ कर रहे हैं। It is a shift in human perceptions as revolutionary as that introduced by Copernicus, who taught mankind in the 16th century that the Earth and the other planet revolves around the sun। और ये वाला जो बदलाव था, जैसे लोगों के विचार अब बदल रहे थे, वो अब अपनी अर्थ पे जो भी रिसोर्सेज उनको मिल रहे हैं वो मैकेनिज्म की तरह उनको यूज़ ना करके वो होलिस्टिक वे में उनको यूज़ कर रहे थे। तो ये ऐसा ही बदलाव था जैसा कि बदलाव जब कोपरनिकस ने ये बोला था ना कि जो हमारी जो पृथ्वी है या फिर जो और भी हमारे प्लैनेट हैं वो सर्कुलर वे में सन के चारों ओर ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं, तो वो उतना ही बदलाव था जितना कि अब हो रहा था। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री देयर इज अ ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड कॉन्शियसनेस दैट द अर्थ इटसेल्फ इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एनॉर्मस बीइंग ऑफ विच वी आर पार्ट्स। तो फर्स्ट टाइम ह्यूमन हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि एक जागरूकता बनी है, वर्ल्ड वाइड कॉन्शियसनेस, जैसे पूरा का पूरा संसार अब इस चीज़ के बारे में जागरूक है कि जो हमारी पृथ्वी है वो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक लिविंग बीइंग है। और हम उसके अलग अलग पार्ट्स को हम यूज़ कर रहे हैं एक डिफरेंट लेवल पे। इट हैज़ इट्स ऑन मेटाबॉलिक नीड्स। अब इनकी जो डेली वाली जो नीड्स होती हैं, पृथ्वी की भी कुछ मेटाबॉलिक नीड्स हैं, जो डेली वेज जो नीड होती हैं, जो डेली वेज क्रियाएं चलती हैं, वो पृथ्वी की भी ऐसे होती हैं। एंड विटल प्रोसेसेस विच नीड टू बी रेस्पेक्टेड एंड प्रिजर्व। और जो भी प्रोसेसेस चल रही हैं, जो विशाल प्रोसेसेस हैं, उन प्रोसेसेस की हमें रिस्पेक्ट भी करनी है और उनको संजो के भी रखना है। द अर्थ्स वाइटल साइन रिवल ए पेशेंट इन डिक्लाइनिंग हेल्थ।
We have begun to realize our ethical obligations to be a good steward of the planet and responsible trustees of the legacy to the future generation. अब जैसे हमें हमारी पृथ्वी का जो हेल्थ है वो डिक्लाइन होता जा रहा है, टाइम टू टाइम वो जो हमारी पृथ्वी के स्वास्थ्य का स्तर है वो गिरता जा रहा है, तो हमें अब ये हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है कि हमें बिल्कुल रियलाइज़, हमें अवेयर होना चाहिए कि हम कैसे, जैसे एक मैनेजर की तरह हैं, स्टीवर्ड्स ऑफ प्लेनेट, की हम इस प्लेनेट के मैनेजर हैं और हम अपने इस प्लेनेट का रख रखाव कैसे करेंगे, और ये हम ट्रस्टी हैं अपने इस प्लेनेट के, हम ट्रस्टी हैं और हमें अपने प्लेनेट को बचा के रखना है फ्यूचर जनरेशन के लिए. द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वॉज popularized in 1987 by the World Commission on Environment and Development. अब जो ये कंसेप्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल पॉपुलर हो चुका था कब, 1987 में, और किसके द्वारा हुआ था, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट कमीशन के द्वारा. इन इट्स रिपोर्ट इट डिफाइंड द आइडियाज एज डेवलपमेंट दैट meets the need of the present without compromising the ability of future generation to meet their needs, i.e. without stripping the natural world of resources future generation would need. अब ये उन्होंने अपनी जैसे रिपोर्ट उन्होंने अपनी पब्लिश की, तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये बिल्कुल क्लियर किया था कि हमारी भी जो जैसे नीड है प्रेजेंट में, हम अपनी उन सभी नीड को पूरा करें, लेकिन हमें अपने जो अर्थ के रिसोर्सेज हैं हमें उनको वेस्ट नहीं करना है, हमें उनको इस तरह से संजो के रखना है कि हमारी जो आने वाली फ्यूचर जनरेशन है, जो हमारे आने वाले बच्चे हैं, उनकी जो नीड है वो भी अपने इन रिसोर्सेज से अपने नीड को पूरा कर ले, हमें उनको बिल्कुल डिस्ट्रॉय नहीं करना है. ठीक है. In the zoo at Lusaka, Zambia, there is a cage where the notice reads the world's most dangerous animals. Inside the cage, there is no animal but a mirror where you see yourself. अब जैसे एक जू है लुसाका जैम्बिया में, वहाँ पे क्या कर रखा है, वहाँ पे केज है, एक पिंजरा बना हुआ है और पिंजरे के बाहर एक नोटिस लगा हुआ है कि वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, और उस पिंजरे में कोई एनिमल कैद नहीं है. वहाँ पे एक मिरर रखा हुआ है कि आदमी वहाँ पे जाते हैं देखने के लिए, नोटिस लगा हुआ है कि वर्ल्ड्स डेंजरस एनिमल, और वो अपना फेस खुद मिरर में देखते हैं, तो उससे क्या फील होता है कि संसार में सबसे खतरनाक जानवर तो हम ही हैं, ह्यूमन बीइंग ही है. Thanks to the effort of a number of agencies in different countries, a new awareness has now dawned upon the most dangerous animal in the world. तो बहुत सी जो एजेंसीज़ हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में, उनको काफ़ी थैंक्स है कि उन्होंने इतने प्रयास किए हैं लोगों को ये समझाने के लिए कि इस पृथ्वी पे सबसे खतरनाक जानवर तो ह्यूमन बींग स्वयं ही है. He has realized the wisdom of shifting from a system based on domination to one based on partnership. अब लोगों को ये रियलाइज़ हो चुका है कि पहले क्या होता था कि एक आदमी हर किसी पे डोमिनेट करता है, एक सबसे ऊपर है तो सब उसके नीचे काम करते हैं. अब ये वाला जो सिस्टम है वो अब शिफ्ट हो चुका है, बदल चुका है. अब क्या है, पार्टनरशिप, सभी मिलके काम करते हैं, उस चीज़ पे बेस्ड अब ये सिस्टम आ चुका है. साइंटिस्ट हैव कैटलॉग अबाउट 1.4 मिलियन लिविंग स्पीसीज विद विच मैनकाइंड शेयर द अर्थ. अब जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने लिस्ट किया हुआ है कि 1.4 मिलियन जो प्रजातियां हैं पृथ्वी पे जो पाई जाती हैं मैनकाइंड के साथ, वो 1.4 मिलियन है. इतनी जो प्रजातियां हैं उनकी लिस्ट बनाई गई है, लिस्टेड है वो. एस्टिमेट very widely as regard the still uncatalogued living species, biologists reckon that about 3 to 100 million other living species still languish unnamed in ignominious darkness. और ऐसा माना जाता है कि एस्टिमेट है 1.4 मिलियन, तो वो तो लिस्टेड है, लेकिन जो अनलिस्टेड हैं वो कम से कम भी 3 से 100 मिलियन तक, ठीक है, 3 से 100 मिलियन तक ऐसी लिविंग स्पीसीज़ हैं जिनको ना तो ये जानते हैं, ना तो किसी ने उनको लिस्टेड किया है, ना ही वो किन गुमनाम अंधेरों में वो रह रही हैं, कोई नहीं जानता है. तो इतनी प्रजातियां यहाँ पे पाई जाती हैं. One of the early international commissions which dealt inter alia with the questions of ecology and environment was the Brand Commission, which had a distinguished Indian as one of its member, Mr. L.K. Jha. अब जैसे जो कमीशन बना हुआ है, एक इंटरनेशनल कमीशन है जिसका नाम है ब्रांड कमीशन, और
ब्रांड कमीशन भी जो क्वेश्चंस हैं लोगों के वो लेता है जो इकोलॉजी और एनवायरनमेंट पे बेस्ड है, उन्हीं क्वेश्चंस को लेते हैं। और इंडिया के जो फर्स्ट मेंबर थे वो इस कमेटी के वो थे LK झा। द फर्स्ट ब्रांड रिपोर्ट रेज द क्वेश्चंस, आर वी टू लीव आवर सक्सेसर ए स्कॉच प्लैनेट ऑफ एडवेंसिंग डेजर्ट, इम्पोवरिश्ड लैंडस्केप एंड एलिंग एनवायरनमेंट। तो जो फर्स्ट थी रिपोर्ट वो क्या थी इस कमीशन की, क्या हमारे आने वाले जो वंशज हैं हम अपने वंशजों को एक स्कॉच प्लैनेट, एक जले हुए प्लैनेट पे रखेंगे जहाँ पे कुछ नहीं है, बिल्कुल डेजर्ट ही डेजर्ट है, लैंडस्केप कोई फली फूली है ही नहीं, और बिल्कुल एलिंग एनवायरनमेंट है, बीमार कर देने वाला एनवायरनमेंट है, क्या हम अपने वंशजों को ऐसे एनवायरनमेंट में छोड़ेंगे। Mr. Lester R. Brown, in his thoughtful book The Global Economic Prospects, point out that the Earth principal biological system are for fisheries, forest, grasslands, and croplands, and they form the foundation of the global इकोनॉमिक सिस्टम। तो जो ये मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन थे उन्होंने क्या कहा है कि जो 4 पिलर हैं हमारी इकोलॉजी बायोलॉजिकल सिस्टम के वो है फिशरीज, मछलियों के, मछली है जिसमें, फॉरेस्ट जो हमारे जंगल हैं, ग्रासलैंड जो घास के मैदान हैं, और जो हमारी क्रॉपलैंड है जहाँ पे हम अपनी फसलें उगाते हैं। ये जो बेसिक हैं बिल्कुल फाउंडेशन है ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम की। इन एडिशन टू सप्लाइंग आवर फूड, these 4 systems provide virtually all the raw material for industry except minerals and petroleum derived synthetics। तो वो बोलते हैं कि ये जितने भी ये जो हमारे 4 पिलर्स हैं ये हर किसी जो भी हमारा इंडस्ट्री है, चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो, मिनरल्स और पेट्रोलियम की इंडस्ट्री को छोड़ के हर किसी इंडस्ट्री को कच्चा माल इन्हीं से मिलता है। रॉ मटेरियल मीन्स कच्चा माल। In large areas of world, human claims on these systems are reaching एन अनसस्टेनेबल लेवल। और बहुत से वर्ल्ड के एरियाज़ में ऐसे दावा किया है लोगों ने कि ये जो सिस्टम है, जो 4 बेसिक सिस्टम हैं वो अनसस्टेनेबल लेवल पे जा चुके हैं, बिल्कुल समाप्त होने के लेवल पे हैं। अ पॉइंट वेयर देयर प्रोडक्टिविटी इज बीइंग इम्पेयर्ड, जहाँ पे उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बिल्कुल ख़त्म होने को है। व्हेन दिस हैपन, फिशरीज कोलैप्स, forests disappear, grasslands are converted into barren wastelands, and cropland deteriorate। तो ऐसा होगा जब जो मछलियाँ हैं वो बिल्कुल समाप्त हो जाएंगी, या फिर जो जंगल है वो डिसअपियर होंगे, ग्रासलैंड बिल्कुल बंजर वेस्टलैंड में बदल जाएंगे, और जो हमारी क्रॉपलैंड है वो भी बिल्कुल नष्ट होने वाली होंगी। इन ए प्रोटीन कॉन्शियस एंड प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड, ओवर फिशिंग इज़ अ कॉमन एवरीडे। अब जैसे जहाँ अब ये आज का जो टाइम है इस वर्ल्ड में लोग प्रोटीन के पीछे ज़्यादा है, तो वो मछली, जैसे मछली प्रोटीन से भरपूर है तो उनका जो मछली का भोजन है वो एक बिल्कुल कॉमन फूड है। इन पुअर कंट्रीज लोकल फॉरेस्ट्स आर बीइंग डेसिमेटेड इन ऑर्डर टू प्रोक्योर फायरवुड फॉर कुकिंग। अब जैसे जो गरीब देश है वहाँ पे जो आम जो छोटे मोटे जंगल है, लोकल फॉरेस्ट है, वहाँ पे अपने भोजन में फायरवुड को यूज़ करने के लिए वो जंगलों को अंधाधुंध काट रहे हैं। इन सम प्लेसेस firewood has become so expensive that what goes under the pot now cost more than what goes inside it। अब कुछ जगहों पे जो लकड़ी है वो इतनी महंगी है कि जैसे चूल्हे पे रख के बर्तनों को खाना पकाते हैं और लकड़ियाँ नीचे डालते हैं तो वो लकड़ियों को ऐसे यूज़ करते हैं। सिंस द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज इन द वर्ड्स ऑफ Dr. Mayers, the powerhouse of evolution, several species of life face extinction as a result of its destruction। अब जैसे जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है जो हमें बिल्कुल एज अ गिफ्ट है वो भी अब डिस्ट्रक्शन, अब उनका भी इतनी स्पीसीज़ हैं और बिल्कुल डिस्ट्रक्शन से अब जंगलों का कटाव है, कुछ हो रहा है, मर्दा पर्दन है, इन सब चीज़ों से जो प्रजातियां हैं वो सब विलुप्त होती जा रही हैं, उनका जीवन भी अब जैसे यहाँ से विलुप्त हो चुका है। इट हैज़ बीन वेल सेड दैट फॉरेस्ट प्रिसीड मैनकाइंड, डिजर्ट्स फॉलोज द वर्ल्ड एंशियंट patrimony of tropical forest is now eroding at the rate of 40 to 50 million acres a year, and the growing use of dung for burning deprives the soil of an important natural fertilizer। The World Bank estimate that a 5-fold increase in the rate of forest planting is needed to cope with the expected fuelwood demand in the year 2000। तो ये बिल्कुल ऐसे कहा गया है कि जैसे जो जंगल हैं वो आदमियों के लिए काफ़ी यूज़फुल है, जैसे अब जंगल है, कुछ भी लगा लो, फॉरेस्ट है, लेकिन अब जो है जो जंगल थे ना अब वो किस में बदलते जा रहे हैं, अब वो डेजर्ट बनते जा रहे हैं। क्योंकि आप जैसे पीछे उठा के देखोगे कि जो हमारे
ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं उनका जो रेट है, उनका जो नष्ट होने का जो उनका एरोडिंग रेट है वो 40 to 50 मिलियन एकड़ उनका इरोजन होता था, अपर्दन होता था एक साल में। लेकिन अब जो है क्या हो रहा है कि जो डंग है, जैसे जो गोबर है, गोबर का यूज़ पहले एज ए खाद करते थे ताकि उर्वरता को वापस लाया जा सके, लेकिन आज के टाइम में क्या है, वो फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ ना हो कि लोग उनके उपले बना रहे हैं फिर उनको अपना खाना पकाने में यूज़ कर रहे हैं। तो जो फर्टिलाइज़र है लैंड की वो नहीं रह रही है वो पहले वाली। तो जो वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट है, उन्होंने एस्टिमेट लगाया है कि अगर हमें ये जो कंडीशन है इसके साथ हमने अगर तालमेल बनाना है तो कम से कम 5 गुना हमें जो फॉरेस्ट प्लांटिंग है वो करनी होगी। और ऐसा कब करना था, 2000 में करना था। अब 2020 22 23 आ चुका है और हमें ये 2000 में करना था। 5 गुना हमें पेड़ पौधे लगाने थे। James Spath, the president of the World Resources Institute, said other day, "We are saying that we are losing the forest at an acre a second, but it is much closer to an acre and a half to a second." वो बोलते हैं, जो जेम्स स्पैथ है, प्रेसिडेंट है वो वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के, उन्होंने कहा कि हम बोल तो देते हैं कि हम फॉरेस्ट को 1 सेकंड में 1 एकड़ ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन नहीं, ये कम से कम भी 1.5 एकड़ है 1 सेकंड में। Article 48A of the Constitution of India provided that the state shall endeavour to protect and improve the environment and to safeguard the forest and wildlife of the country. अब जैसे आर्टिकल 48A में भी संविधान में लिखा गया है कि हमें पेड़ पौधों को बचाना, अपने एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करना है, प्रोटेक्ट करना है, वाइल्ड लाइफ को बचाए रखना है अपने देश के लिए। बट व्हाट काजेज एंडलेस एंग्यूज इज़ द फैक्ट दैट लॉज आर नेवर रिस्पेक्टेड नॉर एनफोर्स इन इंडिया। और लेकिन ये सब जानते हैं कि ना तो हम कानून को ज़बरदस्ती किसी से मनवा सकते हैं, ना ही ज़बरदस्ती उसकी रिस्पेक्ट करा सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, the Constitution says that casteism, untouchability, and bonded labor shall be abolished, but they flourish shamelessly even after 44 years of the operation of the Constitution. अब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जाम्पल के लिए आप ले लो, ये लिखा हुआ है कि कोई भी जातिवाद को या फिर छुआछूत को या फिर जो बंधुआ मजदूरी है उसको बढ़ावा नहीं करेगा, उसको एबॉलिश करेंगे, उसको बिल्कुल नष्ट करेंगे। लेकिन दिन पर दिन जो ये हमारी तीनों चीज़ें हैं वो फ्लोरिश, फलती फूलती जा रही हैं आज़ादी के 44 ईयर्स के बाद भी। A recent report of our Parliament's Estimate Committee has highlighted the near catastrophic depletion of Indian forest over the last 4 decades. अब जैसे एक रिपोर्ट निकली है पार्लियामेंट्स एस्टीमेट कमेटी से, उन्होंने कहा है कि अब जो इंडिया के जो फॉरेस्ट हैं वो बिल्कुल अपने अंत पे जा चुके हैं, उनका अंत होने वाला है पिछले 4 सालों से। इंडियाज अकॉर्डिंग टू अवेलेबल डाटा इज लूजिंग its forest at the rate of 1.7 million acres a year. Large areas officially designated as forest land are already virtually treeless. The actual loss of forest is estimated to be about 8 times the rate indicated by the government statistics. अब जैसे जो हमारी जो सरकारी आंकड़े हैं उनके अनुसार जितना हमारा फॉरेस्ट का हम खो रहे हैं फॉरेस्ट को, वो रियली में कम से कम भी 8 गुना है। और जो डेटा है, जो विश्वसनीय डेटे हैं, उनके हिसाब से हम 3.7 मिलियन एकड़ को खो देते हैं जंगल की जगह को 1 साल में, लेकिन रियली में ये उससे भी ज़्यादा है। A 3-year study using satellites and aerial photography conducted by the United Nations warned that the environment has deteriorated so badly that it is critical in many of 88 countries investigated. अब जैसे 3 साल तक स्टडी की है यूज़ करके सैटेलाइट को, एरियल फोटोग्राफी को, और ये चीज़ बताई है कि हमारे जैसे 8 कंट्रीज़ में जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी डिटोरेट हो चुका है, बिल्कुल नष्ट होने की कगार पे है। देयर कैन बी नो डाउट दैट द ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर डिस्टॉर्टिंग द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। और इसमें जो फैक्टर है, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर है, वो क्या है कि हमारी जनसंख्या दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। इट टुक मैनकाइंड मोर देन 1 मिलियन ईयर्स टू रीच द फर्स्ट बिलियन। दैट वॉज द वर्ल्ड पॉपुलेशन अराउंड द ईयर 1800। 1800 की शताब्दी के आसपास क्या था कि हमारी जो जनसंख्या है वो 1 मिलियन तक पहुंच चुकी थी। बाय द ईयर 1900
अ सेकेंड बिलियन वॉज एडिड, अब 1900 तक आते आते सेकेंड मिलियन और ऐड हो चुका था। बट द 20th सेंचुरी हैड एडिड अंदर 30.7 बिलियन, लेकिन जो 20th सेंचुरी है उस तक आते आते 3.7 बिलियन तक जनसंख्या ऐड हो चुकी थी। द प्रेजेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन इज एस्टिमेटेड एट 5.7 बिलियन एवरी 4 डे। द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीजेज बाई 1 मिलियन। अब का जो एस्टीमेट है वो ये है कि 5.7 बिलियन हमारी जनसंख्या है आज, और एक एस्टीमेट के अनुसार हर रोज, हर जैसे 4 दिन में 1 मिलियन हमारी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है। फर्टिलिटी फॉल्स एज इनकम राइज, एजुकेशन स्प्रेड एंड हेल्थ इम्प्रूव। अब जैसे अगर हम फर्टिलिटी फॉल्स, अगर जैसे बच्चे कम पैदा होंगे, बच्चे कम, पॉपुलेशन हमारी कम होगी तो हमारी इनकम बढ़ेगी, एजुकेशन सब जगह फैलेगी, हेल्थ इंप्रूव होगा। दिस डेवलपमेंट इज़ द बेस्ट कंट्रासेप्टिव, इसलिए जो विकास है वो सबसे अच्छा इलाज है। क्योंकि अगर आप विकास करोगे, कंट्रासेप्टिव मीन्स जैसे जो आगे ग्रोथ को रोकेंगे, पॉपुलेशन को बढ़ाने से रोकेंगे। अगर आप बच्चे विकास करोगे तो लोगों को समझ में आएगा कि अगर बच्चे कम होंगे तो हम ज़्यादा लोगों को फैसिलिटी दे पाएंगे, अगर बच्चे ज़्यादा होंगे तो फैसिलिटी नहीं दे पाएंगे। तो ये चीज़ लोगों में कंट्रासेप्टिव ऐसे यूज़ होगा। बट डेवलपमेंट इट सेल्फ मे नॉट बी पॉसिबल इट्स इफ़ द प्रेजेंट इंक्रीज इन नंबर कंटिन्यूज। लेकिन डेवलपमेंट भी अपने आप में कुछ नहीं कर सकता अगर ऐसे ही हमारी जनसंख्या इंक्रीज होती रही तो। द रिच गेट रिचर एंड द पुअर बेगेट चिल्ड्रंस विच कंडेम दैट देम टू रिमेन पुअर। अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और जो गरीब है उनके लिए तो एक अभिशाप बन चुका है गरीबी। मोर चिल्ड्रंस डजेंट मीन मोर वर्कर्स, ज़्यादा बच्चे पैदा होने का ये काम नहीं है कि वो ज़्यादा काम कमाएंगे, ज़्यादा वर्क करेंगे। मैरिली मोर पीपल विदाउट वर्क, हालांकि आज के टाइम में तो ज़्यादा लोग बेरोजगार ही हैं। इट इज़ नॉट सजेस्टेड दैट ह्यूमन बींग बी ट्रीटेड लाइक कैटल एंड compulsorily sterilized, but there is no alternative to voluntary family planning without introducing an element of coercion. The choice is really between control of population and perpetuation of poverty. तो वो कहते हैं कि जो नानी है वो बोलते हैं कि ये नहीं है कि हम जैसे जो ह्यूमन बीइंग है उनको जानवरों की तरह ट्रीट करें, लेकिन हमें फिर भी उनको जैसे फैमिली प्लानिंग है या फिर हर चीज़ है, जब तक हम जो ये हमारा जैसे पॉपुलेशन बढ़ती ही जा रही है, इससे कितनी नुकसान हो रहा है, जब तक हम लोगों को अवेयर नहीं करेंगे तो वो ऐसे ही वॉलेंट्री फैमिली प्लानिंग करते रहेंगे, अपनी मर्जी से जितना वो चाहें फैमिली प्लान करेंगे और ऐसे ही पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी और गरीबी का शिकार ऐसे ही होता रहेंगे। The population of India is estimated to be 920 millions today, more than the entire population of Africa and South America put together. आज की जो इंडिया की एस्टिमेटेड पॉपुलेशन है वो है 920 मिलियन, जो कि अफ्रीका और साउथ अमेरिका की पॉपुलेशन को इकट्ठा करने के बाद होती है। नो वन फैमिलियर विद द कंडीशन इन इंडिया would doubt that the hope of people would die in their hungry hutments unless population control is given topmost priority. और ऐसा भी बिल्कुल आम कंडीशन हो जाएगी कि लोग भूखे मरेंगे अपनी ज़रूरतों को पूरा करे बिना, अगर वो अपनी जैसे जो जनसंख्या वृद्धि है अगर इसको वो कंट्रोल नहीं करेंगे तो ऐसा दिन भी दूर नहीं होगा। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री वी सी ए ट्रांसेंडिंग कंसर्न द सर्वाइवल नॉट जस्ट ऑफ पीपल बट ऑफ द प्लेनेट। अब जैसे बिल्कुल क्लियर कंसर्न है, ह्यूमन हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि अब लोगों को ना अपने सर्वाइवल की चिंता नहीं है बल्कि जो प्लेनेट है कि प्लेनेट कैसे सर्वाइव करेगा इस चीज़ का कंसर्न है। We have begun to take a holistic view of very basic of our existence. हमें अपने एक्सिस्टेंस को बनाए रखने के लिए हमें होलिस्टिक देखना पड़ेगा, होलिस्टिक व्यू, जैसे अपने समग्र विकास देखना पड़ेगा कि हम हर चीज़ को कैसे यूज़ करेंगे। द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम डजेंट नेसेसरीली सिग्नल आवर डिमाइज, इट इज़ आवर पासपोर्ट फॉर द फ्यूचर। अब जैसे जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है वो सिग्नल नहीं है कि हम डिमाइज होंगे, ये हमारी यहाँ पे डेथ हो जाएगी, नहीं, हमें बल्कि अपने फ्यूचर के लिए भी पासपोर्ट बनाना है कि ताकि फ्यूचर वाले जो आने वाले हैं उनको भी सारी चीज़ अच्छी मिले। द एमर्जिंग न्यू वर्ल्ड विजन हैज़ अशर्ड इन द एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जैसे जो ये न्यू वर्ल्ड विजन है उन्होंने हमारे को एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला एरा है उसमें डाल दिया है। इट इज़ ए होलिस्टिक व्यू, यह एक
बिल्कुल जिसको हम पूरे रूप से देखते हैं, एक होलिस्टिक व्यू है। एन इकोलॉजिकल व्यू है, एक इकोलॉजिकल व्यू है। सीइंग द वर्ल्ड एज एन इंटीग्रेटेड होल रेदर देन ए डिसोसिएटेड कलेक्शन ऑफ पार्ट्स। अब हम पूरे वर्ल्ड को एज ए होल देखते हैं, कि होलिस्टिक वे से देखने हैं कि हमें वर्ल्ड में हर चीज़ को बचाना है अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए। ये नहीं कि हम पानी को बचा रहे हैं, मिट्टी ऐसे खराब हो रही है, नहीं, हम होलिस्टिक वेज से देख रहे हैं। इंडस्ट्री हैज़ अ मोस्ट क्रूशियल रोल टू प्ले इन द न्यू एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जो हमारी इंडस्ट्री है, उद्योग है, उनका सबसे इम्पोर्टेंट रोल है इस नए युग में जिम्मेदारी वाले, कि वो ऐसे कूड़ा कचरा न फैलाएं इंडस्ट्री वगैरह में। बट ए ट्रांसफॉर्मेशन वुड बी इफेक्टेड इफ मोर businessmen shared the view of chairman of DuPont, Mr. Edgar S. Woolard, who 5 years ago declared himself to be the company's chief environmental officer. He said our continued existence as a leading manufacturer required that we excel इन एनवायरमेंट परफॉर्मेंसेस। अब जो ये हैं मिस्टर एडगर हैं, उनकी भी अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो एक चीफ एनवायरमेंटल ऑफिसर थे। उन्होंने कहा कि हम जो भी चीज़ें बना रहे हैं, जो भी रिक्वायर हैं चीज़ें, हम उनको बनाएंगे, लेकिन हम अपने पर्यावरण की जो हमारी एनवायरमेंटल परफॉर्मेंसेस हैं, हम उनको ध्यान में रखकर वो चीज़ बनाएंगे। Of all the statement made by Margaret Thatcher during the years of her prime ministership, none has passed so decisively into the current coins of England uses as her felicitous words. जो प्राइम मिनिस्टरशिप है मार्गरेट थैचर, उन्होंने जितनी भी आज तक अपनी कोई भी स्पीच दी है वो इतनी फेमस नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने जो ये शब्द बोले हैं ना, वो बिल्कुल छप चुके हैं, यादगार वर्ड थे उनके वो। नो जनरेशन हैज़ ए फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ, ऑल वी हैव इज़ अ लाइफ टेनेंसी विद अ फुल रिपेयरिंग लीज। वो कहता है कि कोई भी जनरेशन आओ इस पृथ्वी पे, वो फ्री होल्ड नहीं है, हम सभी इस पृथ्वी पे आते हैं, हम एक किराएदार की तरह आते हैं और हम उसके लिए लीज भी करते हैं, ठीक है। इन द वर्ल्ड ऑफ मिस्टर लेस्टर ब्राउन के शब्दों में, वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फोर फादर्स, कि हमने इस पृथ्वी को अपने वंशजों से नहीं लिया है। वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन, बल्कि इसको तो हमने अपने बच्चों से उधार लिया है, कि आप हमें इसको अर्थ को उधार दे दो, हम यूज़ करके फिर आपको वो ऐसे की ऐसे वापस दे देंगे। तो ये हमारा मानना गलत है कि हमने ये अपने पूर्वजों से ली है, बल्कि ये तो हमने जो है वंशजों से, जो हमारे आने वाले वंशज हैं, हमने उनसे उधार ली है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।